हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण हुआ है उसके बारे में, और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में, और किस स्थान से प्राप्त हुई हैं इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं कोई सी भी नई अपडेट या नई वीडियो प्रोवाइड करता हूं तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण के बारे में। तो कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा जाता है। लेकिन ये जो काल रहा था वो रेडियो कार्बन के अनुसार रहा था। किसके अनुसार रहा था? जो रेडियो कार्बन के अनुसार इसे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा जाता है। लेकिन ये रेडियो कार्बन के अनुसार था। किसके अनुसार था? रेडियो कार्बन के अनुसार था। और कहा जाता है डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो काल रहा था वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है पेपरों में कि किसके अनुसार ये काल माना जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा था वो रेडियो कार्बन के अनुसार कब रहा था? तो रेडियो कार्बन के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच तक का रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का काल। और पूछ लिया जाए कि डीपी अग्रवाल के अनुसार जो सिंधु सभ्यता का काल रहा था वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है। किसके अनुसार? डीपी अग्रवाल के अनुसार। और कहा जाता है कि जो किसकी बात कर रहा हूँ, जो मुन मुद्राओं के आधार पर कहा गया है कि मुंड मुद्राओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का जो काल रहा है वो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच के काल को किसके कहा जाता है कि जो मुन मुद्राओं के आधार पर, किसके आधार पर? मुन मुद्राओं के आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा है वो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा गया। किसके अनुसार? मुन मुद्राओं के आधार पर। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा था। और पूछ लिया जाता है कि मार्शल के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा था वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा गया था। किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। किसके? मार्शल के अनुसार कहा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा था वो 3200 ईसा पूर्व, कितना? 3250 ईसा पूर्व से 3250 ईसा पूर्व से और 2750 ईसा पूर्व के बीच के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा गया। किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार कहा गया है। और कहा जाता है कि जो हीलर के अनुसार, किसके? हीलर के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा था वो 2500 ईसा पूर्व से और 1500 ईसा पूर्व के बीच का काल सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा था। किसके अनुसार? हीलर के अनुसार। हीलर के अनुसार पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का काल तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा गया था। किसके अनुसार? हीलर के अनुसार। ठीक है। और कहा जाता है कि जो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ जो चार्ल्स मैसन थे, कौन थे? चार्ल्स मैसन और कनिंघम और एम बीलर माधव स्वरूप बाद से आदि जुड़े थे। कहा जाता है कि जो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से कौन कौन जुड़े थे? चार्ल्स मैसन जुड़े थे, कनिंघम जुड़े थे और एम बीलर जुड़े थे और माधव स्वरूप बाद से आदि जुड़े थे। और कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के उत्थान
का जो चरमोत्कर्षण काल रहा था, कौन सा, जो सिंधु सभ्यता के उत्थान का जो चरमोत्कर्ष काल रहा था वो 2100 ईसा पूर्व माना जाता है। कि जो 2100 ईसा पूर्व जो काल था, 2100 ईसा पूर्व का जो काल था वो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान का एक चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। ठीक है। और कहा जाता है जो किसकी बात कर रहा हूँ, इगाथम की, कि जो इखाथम महादेवन था, जो इखाथम महादेवन एक भारतीय पुरा लेख शास्त्री और भूतपूर्व लोक सेवक है। कहा जाता है जो इखाथम महादेवन था, जो इखाथम महादेवन एक भारतीय पुरा लेख शास्त्री और भूतपूर्व लोक सेवक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा लेख शास्त्री पर अपनी सुविज्ञता और तमिल ब्राह्मणी अभिलेखों का सफलतापूर्वक अर्थ निकालने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है जो इखातम महादेवन था, कौन, इखातम महादेवन था, वो एक भारतीय पुरा लेख शास्त्री और भूतपूर्व लोक सेवक था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा लेख शास्त्री पर अपनी सुविज्ञता और तमिल ब्राह्मणी अभिलेखों का सफलतापूर्वक अर्थ निकालने के लिए जाने जाता है। कौन, इखातम महादेवन। तो इस प्रकार आपसे ये इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से पूछ लिए जाते हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण के। तो जो रेडियो कार्बन के अनुसार पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का काल, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच के काल को रेडियो कार्बन के अनुसार, किसके अनुसार, रेडियो कार्बन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। और कहा जाता है डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। और आपसे मुन मुद्राओं के आधार पर पूछ लिया जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। और मार्शल के अनुसार पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का काल, तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच के काल को सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। और हीलर के अनुसार पूछ ले तो हीलर के अनुसार जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच के काल को सिंधु सभ्यता का काल कहा जाता है। किसके अनुसार? हीलर के अनुसार। ठीक है। और जो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से जो जुड़े हुए लोग थे वो कौन कौन थे? चार्ल्स मैसन थे, कनिंघम थे और एम व्हीलर थे और मौदो स्वरूप वर्ष आदि जुड़े हुए लोग थे। ठीक है। और कहा जाता है जो सिंधु सभ्यता के उत्थान का जो चरमोत्कर्ष काल पूछ लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक चरमोत्कर्ष काल कब था, तो 2100 ईसा पूर्व माना जाता है। और कहा जाता है जो इखातम महादेवन था, कौन? इखातम महादेवन था, वो एक भारतीय पुरा लेख शास्त्री और भूतपूर्व लोक सेवक था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा लेख शास्त्री पर अपनी सुविज्ञता और तमिल ब्राह्मणी अभिलेखों का उसने सफलतापूर्वक अर्थ निकालने के लिए जाना जाता है। कौन? इखातम महादेवन जाना जाता है। ठीक है। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो वस्तुएं हैं और जो प्राप्ति स्थल हैं जो किस जगह से प्राप्त हुई हैं। जैसे कि तांबा है, कॉपर होता है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो बलूचिस्तान, राजस्थान और दक्षिण भारत और अफ़गानिस्तान। तो तांबा जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो प्राप्त हुआ था, वो प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं? वो बलूचिस्तान है, राजस्थान है, दक्षिण भारत है और अफ़गानिस्तान है। और टिन पूछ लिया जाए, टिन आपसे पूछ लिया जाए तो टिन बंगाल और अफ़गानिस्तान और ईरान से प्राप्त हुआ था। जो टिन था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? बंगाल, अफ़गानिस्तान और ईरान से प्राप्त हुआ था। और चांदी की, सिल्वर की आपसे पूछ लिया जाए कि चांदी कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो अजमेर से प्राप्त हुई थी। जो चांदी थी, चांदी अजमेर, दक्षिण भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान से चांदी प्राप्त हुई थी। कब? सिंधु घाटी सभ्यता के काल के समय जो चांदी की पहचान हुई थी और प्राप्ति जो स्थल थे वो अजमेर और दक्षिण भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान थे। और जो लाजबर्द की बात करें तो जो लाजबर्द कहाँ से प्राप्त हुआ था?
बदख्शां से प्राप्त हुआ था। बदख्शां उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया से क्या प्राप्त हुआ था? लार्ज बर्द। जो लार्ज बर्द था, तो लार्ज बर्द कहाँ से प्राप्त हुआ था? बदख्शां से। बदख्शां और उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ था। और सोने की बात करें तो सोना सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ था? मैसूर, कंधार, जो कि अफ़गानिस्तान में है। जो कंधार है वो प्रेजेंट में अफ़गानिस्तान में है और मैसूर से प्राप्त हुआ था। और जो स्फटिक की बात करें तो जो स्फटिक है वो पमीर क्या है? स्फटिक कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो जो स्फटिक है वो पमीर और कश्मीर और फारस कहाँ से प्राप्त हुआ था? पमीर, कश्मीर और फारस से प्राप्त हुआ था। क्या? स्फटिक। तो जो स्फटिक है वो पमीर और कश्मीर और फारस से प्राप्त हुआ था। और जमोनिया की बात करें तो जमोनिया जो है वो महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था जमोनिया? महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। अब बात करेंगे शंख और कौड़ी की। किसकी बात करेंगे? शंख और कौड़ी की। तो जो शंख कौड़ी है वो दक्षिण भारत और सौराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो आपकी दक्षिण भारत और सौराष्ट्र से प्राप्त हुआ था शंख कौड़ी। और जो आपकी गोमेद है तो गोमेद सौराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। और सेल खड़ी है तो सेल खड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से प्राप्त हुआ था। जो सेल खड़ी। और सीसा है, सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान एवं राजस्थान से प्राप्त हुआ था। जो आपका सीसा है। और जो हरित नील मणि है तो हरित नील मणि है वो ईरान से प्राप्त हुआ था। तो हरित नील जो मणि है, हरित नील मणि है वो ईरान से प्राप्त हुआ था। और नील मणि कहाँ से? महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार आपके ये प्रश्न बन जाते हैं। ऐसे बन जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता काल में इस सीसा का बहुत बार पूछा भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता काल में सीसा का जो प्राप्त स्थल कौन कौन से हैं? तो वो ईरान हो जाएगा, अफ़गानिस्तान और राजस्थान है। ठीक है, या पूछ लिया जाएगा कि जो नील मणि है वो सिंधु घाटी सभ्यता में उसका जो प्राप्त हुआ था, प्राप्त स्थल कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने सारे आपको बता दिए हैं जो भी प्रमुख वस्तुएं कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसमें एक ये इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पॉइंट है। सिंधु सभ्यता के जो उत्थान का चरमोत्कर्ष काल रहा था वो 2100 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये बहुत छोटी वीडियो है, लेकिन इस छोटी वीडियो में जो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें। और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जैसे कि मैं कोई नया वीडियो प्रोवाइड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।